नमस्ते। कभी ये सोचा है कि अमेरिका में लगने वाला एक टैक्स, मुंबई में बार बार रुकती हुई एक ट्रेन और किसी के लिवर की सेहत, भला इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग थलग, बिखरी हुई खबरें लगती हैं ना? लेकिन आज हम यही करने वाले हैं। इन सारे डॉट्स को, इन सारी सुर्खियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि असल में सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम 6 अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे। शुरुआत करेंगे बाहरी दबाव से, फिर देश के अंदर की जवाबदेही को टटोलेंगे, समाज के टकराव को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक अकेले इंसान की कहानी तक। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक पहेली है जिसे हम सब साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए उठाते हैं इसका पहला टुकड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक झटके से। एक ऐसा झटका जो हजारों किलोमीटर दूर से आया है। देखिए, जब दुनिया की कोई बड़ी ताकत कोई कदम उठाती है ना, तो उसकी लहरें शांत से शांत पानी में भी हलचल मचाई देती हैं। और आज अटलांटिक के उस पार से एक ऐसी ही आर्थिक लहर उठी है जो सीधे हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 60.2 बिलियन डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने मूल्य के भारतीय सामान पर अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। और ये कोई कल की बात नहीं है, ये आज से लागू हो चुका है। वजह क्या बताई जा रही है? कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। पर इसको सिर्फ एक ट्रेड वॉर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये है इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, मतलब जब व्यापार और टैक्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। यहां मकसद सिर्फ सामान रोकना नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति पर दबाव बनाना है। और उस हथियार का पहला असर ये रहा, 849 पॉइंट्स। जैसे ही वॉशिंगटन में वो फैसला हुआ, मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर मानो भूकंप आ गया। एक ही दिन में बाजार इतना नीचे। यह है उस वैश्विक लहर का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कनों पर। किसी की जेब में रखा पैसा, किसी का रिटायरमेंट फंड, सब पर इस एक फैसले का असर पड़ता है। यह दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। एक देश का फैसला दूसरे देश के बाजार की पूरी कहानी लिख देता है। तो एक तरफ से तो ये बाहरी आर्थिक हमला है और दूसरी तरफ देश के अंदर भी किलेबंदी चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को एक सख्त निर्देश भेजा है, पाकिस्तान से आने वाले हर पैसे की, चाहे वो कितना भी घूमकर क्यों ना आए, उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। डर ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों जैसे हथियारों की फंडिंग के लिए हो सकता है। तो तस्वीर देखिए, बाहर से टैरिफ का दबाव और अंदर से वित्तीय सुरक्षा की चिंता। देश एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, जब देश इन बाहरी ताकतों से जूझ रहा है, तो क्या उसके अपने अंदरूनी सिस्टम, उसके अपने पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। बल्कि देश के भीतर जवाबदेही का इंजन तो पूरी रफ्तार से चल रहा है और काफी गर्म भी हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम खुद को साफ करने में लगा हुआ है। और इस सफाई की शुरुआत हुई है सबसे ऊपर से, न्याय के मंदिर से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नियम बनाया है जो सुनने में तो सरल है, लेकिन इसका असर बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई हाई कोर्ट किसी केस में फैसला सुनाने में 3 महीने से ज्यादा लगाता है, तो बस बहुत हुआ, वो केस तुरंत एक नई बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब सिर्फ एक किताबी कहावत नहीं रहेगी, ये एक सख्त डेडलाइन है। ये कदम सिस्टम में लोगों के भरोसे को लौटाने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। जवाबदेही की ये लहर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, ये देश के सबसे बड़े और चर्चित प्रोजेक्ट्स तक भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के बेहद महत्वाकांक्षी वनतारा प्रोजेक्ट की जांच के लिए एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। जांच इस बात की होगी कि जानवरों को कहां से और कैसे लाया गया, उनकी देखभाल कैसी हो रही है और प्रोजेक्ट का सारा हिसाब किताब पारदर्शी है या नहीं। ये एक मिसाल कायम करने वाला क्षण है। मैसेज एकदम क्लियर है, चाहे कोई प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो, कितना भी नेक नियत क्यों न लगे, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। और ये जवाबदेही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली चीजों में भी दिख रही है। मुंबई में मोनोरेल सेवा बार बार खराब हो रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। नतीजा, तुरंत एक्शन। MMRDA ने एक जांच कमेटी बैठाई और जांच पूरी होने तक 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये सीधा हिसाब है, सर्विस में गड़बड़ी हुई तो तुरंत किसी की जिम्मेदारी तय की गई। ये दिखाता है कि सिस्टम अब चलता है वाले रवैये को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई सिस्टम की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समाज के उन हिस्सों की तरफ देखते हैं जहां अलग अलग सोच,
ज़रूरतें और विचार आपस में टकराते हैं। ये हमारे समाज की वो दरारें हैं, वो फॉल्ट लाइंस हैं जहां अक्सर तनाव और घर्षण पैदा होता है। पहली दरार दिखती है हेल्थ केयर सिस्टम में। यहाँ एक तरफ है अस्पताल और दूसरी तरफ हैं दो बड़ी बीमा कंपनियां। दोनों के बीच पैसों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इस लड़ाई का नतीजा 1 सितंबर से कैशलेस इलाज की सुविधा बंद होने का खतरा। अब जरा उस मरीज के बारे में सोचिए जो अस्पताल में भर्ती है, ये सोचकर कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी सब संभाल लेगी, और अचानक उसे पता चलता है कि उसे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सिस्टम के आपसी टकराव का खामियाजा एक आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है, वो भी तब जब वो सबसे ज्यादा लाचार होता है। सामाजिक घर्षण का एक और उदाहरण हमें राजधानी दिल्ली में दिखा। कुछ लोग असम में हो रही बेदखली पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए इकट्ठा हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन तभी हिंदू सेना के प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। जो एक शांत और गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, वो एक वैचारिक युद्ध क्षेत्र में बदल गए। ये घटना दिखाती है कि हमारे समाज में कुछ मुद्दे कितने ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं कि उन पर अब बात करना भी एक जंग लड़ने जैसा हो गया है। और कभी-कभी ये टकराव राजनीतिक गलियारों में एक छोटी सी चूक से भी पैदा हो जाता है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विधानसभा में आरएसएस का एक गीत गा दिया। उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा इससे बिल्कुल अलग है, तो जाहिर है एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह हुई कि उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानी और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। इसे एक तेज राजनीतिक कोर्स करेक्शन कह सकते हैं, एक वैचारिक फिसलन के बाद तुरंत डैमेज कंट्रोल का एक क्लासिक उदाहरण। तो एक तरफ देश के भीतर ये सामाजिक और राजनीतिक दरारें हैं, घर्षण है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और कहानी चल रही है। राष्ट्र अपने भविष्य को बाहरी खतरों से सुरक्षित करने के लिए बड़ी बड़ी लंबी अवधि की योजनाएं बना रहा है। ये भविष्य की तैयारी है। और ये तैयारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए, 70,000 करोड़ रुपए। ये कीमत है प्रोजेक्ट 75 इंडिया की। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत जर्मनी के साथ मिलकर 6 बहुत ही आधुनिक पनडुब्बियां बनाएगा। ये पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। ये सौदा कई सालों से अटका हुआ था, लेकिन हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत ने इसे अब एक जरूरत बना दिया है। ये भविष्य के रणनीतिक समंदर के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। रणनीतिक खतरों के अलावा एक और बड़ा खतरा है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, जलवायु परिवर्तन। और भारत इससे निपटने के लिए भी एक बहुत ही दिलचस्प कदम उठा रहा है। यह है कार्बन बाजार। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसे सरल भाषा में समझते हैं। सोचिए, भारत एक ऐसी दुकान खोल रहा है जहां अच्छे पर्यावरणीय व्यवहार का व्यापार होगा। जो कंपनी प्रदूषण कम करेगी उसे एक तरह का क्रेडिट मिलेगा, और जो कंपनी ज्यादा प्रदूषण कर रही है उसे ये क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। इससे प्रदूषण कम करने वाली कंपनी को फायदा होगा। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक स्मार्ट आर्थिक तरीका है। लेकिन जहां एक तरफ कार्बन बाजार जैसी भविष्य की योजनाएं बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जलवायु की कठोर सच्चाई आज हमारे दरवाजे पर खड़ी है। जम्मू और कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन, जिसमें कई जानें चली गईं, एक दुखद रिमाइंडर है। ये कोटेशन बिल्कुल सटीक है। ये प्रकृति की तरफ से हर साल आने वाला एक दुखद रिमाइंडर है कि हमारी योजनाएं और हमारी तैयारी अभी भी असलियत से 2 कदम पीछे ही चल रही हैं। हम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान हमें बार बार चुनौती दे रहा है। चलिए अब अपने कैमरे का लेंस थोड़ा और वाइड करते हैं और पूरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि बाकी देश अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक हेल्थ रिपोर्ट में कैसा कर रहे हैं। क्या सब ठीक है या कहीं कोई चिंता की बात है? यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक तरफ है दक्षिण अमेरिका का देश चिली। IMF, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक डॉक्टर है, उसने चिली की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। कहा है कि इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और इनाम के तौर पर उसे $13.8 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन दी है, एक वित्तीय ढाल। और दूसरी तरफ है अफ्रीका का देश सेनेगल। यहाँ पता चला है कि सरकार ने अपने कर्ज के बारे में झूठ बोला था। जो कर्ज 74% बताया जा रहा था, वो असल में 111% निकला। ये पारदर्शिता का एक बड़ा संकट है और अब सेनेगल के लोगों को दर्दनाक आर्थिक सुधारों से गुजरना पड़ेगा। और दुनिया के एक दूसरे कोने से एक बहुत ही गंभीर और दुखद खबर आ रही है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच का संघर्ष और भी ज्यादा गहरा गया है। एक अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद इजरायली सेना ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो सिर्फ हवाई हमलों पर निर्भर नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर पूरे शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कदम से ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है और साथ ही राजनीतिक स्तर पर इजरायल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इन तमाम बड़ी बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक कहानियों के पीछे हमेशा एक इंसान होता है। तो चलिए अब जूम इन करते हैं, बड़े नक्शों और आंकड़ों से हटकर एक व्यक्ति के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखते हैं कि ये सब आखिर में एक व्यक्ति की सेहत, उसकी उपलब्धियों और उसके जज्बे पर कैसे असर डालता है। और इसकी शुरुआत होती है एक खामोश दुश्मन से। इसका नाम है MASH रिलेटेड लिवर कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जो दबे पैरों आती है। इसकी शुरुआत होती है आज की जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से, जैसे मोटापा या टाइप 2 डायबिटीज। इनसे लिवर में फैट जमा होता है, फिर लिवर पर निशान पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बिना कोई शुरुआती लक्षण दिखाएं ये कैंसर में बदल सकता है। ये एक साइलेंट किलर है और भारत, चीन और अमेरिका में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य की चिंताओं के बीच उम्मीद और प्रेरणा की शक्तिशाली कहानियां भी हैं। एक खिलाड़ी, एक कलाकार और एक आम नागरिक। ओलंपियन शूटर सिफ्त कौर समरा ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में डबल गोल्ड जीतकर देश का मान बढ़ाया है। माही जी एक 24 साल की इंजीनियर जो अब रैपर बन गई हैं, अपने संगीत से आदिवासियों के हक और जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। और फिर हैं सर्बिया के लजार यांकोविच, जो गुरुग्राम की सड़कों पर अकेले झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि नागरिक कर्तव्य क्या होता है। ये तीनों हमें दिखाते हैं कि एक अकेला इंसान भी कितना कुछ कर सकता है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब दुनिया भर से दबाव आ रहा हो और देश के भीतर भी दरारें हों, तो असली और सबसे शक्तिशाली बदलाव की शुरुआत आखिर कहां से होती है? क्या यह सिस्टम में बड़े बदलाव से आता है या फिर सिफ्त, माही और लाजार जैसे एक एक व्यक्ति के अपने कार्यों से? इस तरह का विश्लेषण हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करें। हमारा मिशन शोर शराबे से दूर सिर्फ तथ्यों पर आधारित स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी देना है। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी समझ खुद बना सके बिना किसी बाहरी प्रभाव के। इस सवाल पर सोचिएगा। हम कल फिर मिलेंगे और नई सुर्खियों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनाएंगे। तब तक सोचते रहिए। नमस्कार।